नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल कृष्णा एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स के 100 MCQ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस पूरी सीरीज में हमने विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को रखा है, जो किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं और उम्मीद है कि वो आगामी परीक्षा में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं मुद्रास्फीति की गणना में शामिल होती हैं? ऑप्शन ए केवल खाद्य वस्तुएं, ऑप्शन बी केवल गैर खाद्य वस्तुएं, ऑप्शन सी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की सभी वस्तुएं, ऑप्शन डी केवल सेवा क्षेत्र से संबंधित वस्तुएं। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। व्याख्या में देख लेते हैं। मुद्रास्फीति की गणना आमतौर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे आप CPI कहते हैं, या थोक मूल्य सूचकांक, जिसे आप WPI के माध्यम से की जाती है। मतलब हम ये जान सकते हैं कि इन दोनों की गणना जो की जाएगी CPI और WPI के माध्यम से की जाती है। गैर खाद्य सेवाएं और सेवा क्षेत्र की वस्तुएं इसमें शामिल होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए वाणिज्य बैंक, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी नाबार्ड। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। देख लेते हैं व्याख्या में। जब वाणिज्यिक बैंक नकदी संकट में होते हैं और अन्य सभी स्रोत विफल हो जाते हैं तो वे भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं, इसलिए RBI को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। GST, जिसे आप वस्तु और सेवा कर कहते हैं, की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2016, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2018, ऑप्शन डी 1 अगस्त 2017। इसका उत्तर ई सही हो जाएगा, 1 जुलाई 2017। व्याख्या में देख लेते हैं। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जिससे एक समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू हुई। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन सी GST, ऑप्शन डी पूंजी लाभ कर। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, GST। व्याख्या में देख लेते हैं। GST एक अप्रत्यक्ष कर है क्योंकि इसका भुगतान उपभोक्ता करता है, लेकिन इसे सरकार तक व्यापारी पहुंचाता है। चलते हैं अगले प्रश्न 5 की तरफ। MSP किसके लिए निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन बी किसानों को न्यूनतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन सी कंपनियों को सब्सिडी देने के उद्देश्य से, ऑप्शन डी निर्यातक बढ़ाने के लिए। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, किसानों को न्यूनतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए MSP निर्धारित किया जाता है। व्याख्या में देख लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसानों को उनकी फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य की गारंटी देता है, जिससे उन्हें बाजार में नुकसान ना हो। चलते अगले प्रश्न 6 की तरफ। भारत में निम्न में से कौन सा संस्था मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण में सहयोगी है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। व्याख्या में देख लेते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI एक मौद्रिक नीति समिति के माध्यम से नीतिगत दरें तय करता है, जो कि मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण में सहयोगी भूमिका निभाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 7 की तरफ। फिस्कल डेफिसिट, जिसे आप राजकोषीय घाटा कहते हैं, का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कुल राजस्व कुल व्यय, ऑप्शन बी कुल व्यय कुल कर राजस्व, ऑप्शन सी कुल व्यय कुल प्राप्तियां ऋण को छोड़कर, ऑप्शन डी केवल पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियां। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, कुल व्यय और कुल प्राप्तियां। ऑप्शन सी इसका सही है। व्याख्या में देख लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट सरकार के कुल व्यय और उनकी कुल प्राप्तियां, जिसमें उधारी शामिल नहीं होती, के बीच का अंतर है। देख लेते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2016। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा,
ऑप्शन बी 2015। व्याख्या में देख लेते हैं। योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई, जो भारत की एक नीति निर्माण संस्था मानी जाती है। चलते हैं प्रश्न 9 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार की मुद्रा जारी करता है? ऑप्शन ए सिक्का, ऑप्शन बी नोट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। बैंक नोट जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है जारी करता है। व्याख्या में देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की ओर से बैंक नोट, 2 और उससे ऊपर के नोट जारी करता है। सिक्के भारत सरकार जारी करती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में कौन से घटक शामिल होते हैं? ऑप्शन ए विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, ऑप्शन बी स्वर्ण भंडार, ऑप्शन सी IMF में आरक्षित स्थिति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। व्याख्या में देख लेते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में 4 घटक होते हैं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार जिसे आप SDRS कहते हैं, और IMF में आरक्षित स्थिति है। चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे आप HDI कहते हैं किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है या जारी किया जाता है? तो ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी UNDP, ऑप्शन डी WTO। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। UNDP जो है इसको जारी करता है। मानव विकास सूचकांक SDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है, जो जीवन प्रत्याशा और शिक्षा और आय को मापता है। चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्व प्राप्ति है? ऑप्शन ए ऋण वसूली, ऑप्शन बी लाभांश और लाभ, ऑप्शन सी उधार, ऑप्शन डी पूंजी निवेश। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, लाभांश और लाभ। व्याख्या में देख लेते हैं। लाभांश और लाभ सरकारी कंपनियों से प्राप्त आय है और यह राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आती है। चलते हैं 13 प्रश्न की तरफ। भारत सरकार द्वारा आम बजट किस तारीख को प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए 31 मार्च, बी 1 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 फरवरी, ऑप्शन डी 28 फरवरी। तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है, 1 फरवरी। व्याख्या में देख लेते हैं। वर्ष 2017 से आम बजट हर वर्ष 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है, ताकि वित्त वर्ष शुरू होने से पहले योजना लागू हो सके। चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे आप FDI कहते हैं प्राप्त करने की अनुमति किस क्षेत्र में 100% स्वतः मार्ग से है? ऑप्शन ए रक्षा क्षेत्र, ऑप्शन बी बहु ब्रांड रिटेल, ऑप्शन सी एकल ब्रांड रिटेल, ऑप्शन डी रेलवे में संचालन। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। एकल ब्रांड रिटेल से जो है 100% स्वतः मार्ग खुलता है। व्याख्या में देख लेते हैं। एकल ब्रांड रिटेल में 100% FDI की अनुमति है, स्वतः मार्ग से है, जबकि अन्य क्षेत्रों में कुछ शर्तें होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 15 की तरफ। स्टैगफ्लेशन क्या है बताना है आपको। ऑप्शन ए उच्च वृद्धि उच्च मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी मंदी और उच्च बेरोजगारी, ऑप्शन सी कम वृद्धि उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है, कम वृद्धि उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। व्याख्या में देख लेते हैं। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जहां आर्थिक वृद्धि धीमी होती है, लेकिन मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चलते हैं आगे 16वें प्रश्न की तरफ। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी RBI। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, वित्त मंत्री द्वारा जारी होता है। व्याख्या में देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है और वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट से 1 दिन पहले उसे प्रस्तुत किया जाता है। चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा मुद्रा बाजार उपकरण है आपको बताना है। ऑप्शन ए शेयर, ऑप्शन बी डिवेंचर, ऑप्शन सी ट्रेजरी बिल, ऑप्शन डी बॉन्ड। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, ट्रेजरी बिल जो है इसके अंतर्गत रहते हैं। व्याख्या में देख लेते हैं। ट्रेजरी बिल अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं जो मुद्रा बाजार में प्रयुक्त होती हैं। चलते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। रुपया का अवमूल्यन क्या प्रभाव डालता है? ऑप्शन ए निर्यात महंगा होता है, ऑप्शन बी आयात सस्ता होता है, ऑप्शन सी निर्यात सस्ता होता है, ऑप्शन डी घरेलू मुद्रा मजबूत होती है। इसका उत्तर
सी सही हो जाएगा, निर्यात सस्ता होता है। व्याख्या में देख लेते हैं, अवमूल्यन से स्थानीय मुद्रा की कीमत गिरती है, जिससे निर्यात सस्ता और आयात महंगा हो जाता है। चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि उपज बढ़ाना, ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन करना, ऑप्शन सी एफडीआई बढ़ाना, ऑप्शन डी रक्षा निर्यात बढ़ाना। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन करना है। व्याख्या में देख लेते हैं, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचा, सेवाओं की डिलीवरी और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना है, जिसमें ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन करना भी शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न 20 की तरफ। निम्न में से कौन सी संस्था भारत का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जैसे आप CSO का उत्तराधिकारी है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, ऑप्शन डी सांख्यिकी आयोग। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO जो है इसका उत्तराधिकारी माना जाता है। व्याख्या में देख लेते हैं, CSO और NSSO को मिलाकर एक नई संस्था NSO बनाई गई, जो अब भारत की सरकारी सांख्यिकी रिपोर्ट जारी करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में बेरोजगारी की दर किस संस्था द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी NSO, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी RBI। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, NSO द्वारा जो है जारी की जाती है, मापी जाती है। व्याख्या में देख लेते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO समय समय पर PLFS, जिसे आप पीरियोडिक लेबर फोर्स एंड सर्वे बोलते हैं, के माध्यम से बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जारी करता है। देख लेते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री कार्यालय। इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये जारी की जाती है। व्याख्या में देख लेते हैं, मौद्रिक नीति का निर्माण और कार्यान्वयन RBI द्वारा किया जाता है, ताकि मुद्रास्फीति और मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जा सके। चलते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। भारत का उद्योग उत्पादक सूचकांक IIP किस क्षेत्र को नहीं मापता है? ऑप्शन ए विनिर्माण, ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी विद्युत। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। व्याख्या में देख लेते हैं, IIP केवल वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, सेवा क्षेत्र से बाहर आता है। देख लेते हैं 24वां प्रश्न। जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सब्सिडी वितरण, ऑप्शन बी कर छूट, ऑप्शन सी वित्तीय समावेशन, ऑप्शन डी बीमा वितरण। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, वित्तीय समावेशन। व्याख्या में देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना था। चलते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में कौन सा खंड शामिल होता है? ऑप्शन ए चालू खाता, ऑप्शन बी पूंजी खाता, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, चालू खाता पूंजी खाता दोनों होते हैं। व्याख्या में देख लेते हैं, BOP 2 भागों में बांटा जाता है, चालू खाता निर्यात आयात के लिए और पूंजी खाता निवेश और ऋण आदि के लिए। देख लेते हैं 26वां प्रश्न। निम्न में से कौन सी एक मुद्रा की क्रय शक्ति को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए निर्यात, बी ब्याज दर, ऑप्शन सी GDP, ऑप्शन डी मुद्रास्फीति। तो इसका उत्तर डी सही हो जाएगा, मुद्रास्फीति। व्याख्या में देख लेते हैं, जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, मुद्रा की क्रय शक्ति घटती जाती है। चलते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। गरीबी रेखा की गणना में कौन सा मुख्य आधार होता है? ऑप्शन ए शिक्षा स्तर, ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन डी उपभोग व्यय, ऑप्शन डी बेरोजगारी। उसका उत्तर सी सही हो जाएगा। व्याख्या में देख लेते हैं, गरीबी रेखा निर्धारण का प्रमुख आधार प्रति व्यक्ति दैनिक उपभोग व्यय होता है। चलते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। नाबार्ड मुख्य रूप से किस क्षेत्र को वित्त पोषण करता है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी शहरी विकास, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास और कृषि, ऑप्शन डी व्यापार। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, ग्रामीण विकास और कृषि को जो है पोषित करने का कार्य करता है। देख लेते हैं व्याख्या में, नाबार्ड, जिसे आप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र और कृषि से जुड़े कार्यक्रमों के लिए ऋण प्रदान करता है। चलते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। FDI और FFI का मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए निवेश की मात्रा, ऑप्शन बी अवधि, ऑप्शन सी देश, ऑप्शन डी बैंक। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, अवधि जो है। व्याख्या में देख लेते हैं, FDI दीर्घकालीन निवेश है, जबकि FII अल्पकालिक होता है, जिससे शेयर बाजार में अस्थिरता आ सकती है। देख लेते हैं 30वां प्रश्न।
न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किस समिति की सिफारिश पर तय किया जाता है? ऑप्शन ए कृषक आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी सीएसीपी, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, आपका सीएसीपी द्वारा। व्याख्या में देख लेते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसे आप सीएसीपी कहते हैं, विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करता है। 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेस ईयर्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सरकार की आय मापने के लिए, ऑप्शन बी मुद्रास्फीति की गणना के लिए, ऑप्शन सी जीडीपी की गणना में तुलनात्मक वर्ष के रूप में, ऑप्शन डी निवेश निर्णय के लिए। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, जीडीपी की गणना में तुलनात्मक वर्ष के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। व्याख्या में देख लेते हैं। जीडीपी और मुद्रास्फीति जैसे आंकड़ों को समझने के लिए एक तुलनात्मक वर्ष बेस ईयर की आवश्यकता होती है। चलते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। ब्लैक मनी की समस्या को हल करने हेतु किस योजना की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए जनधन योजना, ऑप्शन बी पीएमजीकेवाई, ऑप्शन सी स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन डी मनरेगा। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, पीएमजीकेवाई की वह शुरुआत हुई थी। देख लेते हैं व्याख्या में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पीएमजीकेवाई काले धन को घोषित करने और कर देने के लिए शुरू की गई थी। देख लेते हैं 33वां प्रश्न। विकास और कल्याण अर्थशास्त्र किस पर केंद्रित होता है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी संपत्ति, ऑप्शन सी मानव विकास, ऑप्शन डी निर्यात। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, मानव विकास। देख लेते हैं व्याख्या में। कल्याण अर्थशास्त्र में मानव जीवन की गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। देखते हैं, चलते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। जीडीपी के तहत निम्न में से कौन सी गणना नहीं की जाती? ऑप्शन ए वस्तुओं की बिक्री, ऑप्शन बी सेवाओं का उत्पादन, ऑप्शन सी घरेलू उपयोग के लिए उत्पादित वस्तुएं, ऑप्शन डी अवैध कार्यकलापों से आय। तो इसका उत्तर डी सही हो जाता है, अवैध कार्यकलापों से आय। व्याख्या में देख लेते हैं। जीडीपी में केवल कानून और आर्थिक रूप से मापी जाने वाली गतिविधियां शामिल होती हैं जो अवैध आय नहीं है। चलते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। भारत सरकार द्वारा संचालित उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य बीमा, ऑप्शन सी बी गैस कनेक्शन, ऑप्शन सी स्वच्छ भारत, ऑप्शन डी बालिका शिक्षा से। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना आई थी। व्याख्या में देख लेते हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिया गया था। देख लेते हैं प्रश्न 36। ब्याज दर में कटौती का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए महंगाई बढ़ाना, ऑप्शन बी मुद्रा की आपूर्ति घटाना, ऑप्शन सी निवेश को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी राजकोषीय घाटा घटाना। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये आती है। व्याख्या में देख लेते हैं। ब्याज दर घटने से ऋण लेना सस्ता होता है, जिससे निवेश और खपत बढ़ते हैं। देख लेते हैं 37वां प्रश्न। भारत का मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 और ऑप्शन डी 7। तो इसका उत्तर सी जो है 6, इसमें 6 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। व्याख्या में देख लेते हैं। एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई द्वारा और 3 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। देख लेते हैं 33वां प्रश्न। आरबीआई की रेपो रेट बढ़ने का क्या असर होता है? जब रेपो रेट बढ़ेगी तो क्या असर होगा, उसके से प्रश्न है। ऑप्शन ए बैंक से ऋण लेना सस्ता होता है, ऑप्शन बी मुद्रास्फीति बढ़ती है, ऑप्शन सी निवेश घटता है, ऑप्शन डी मुद्रा सस्ती होती है। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, निवेश घटता है। व्याख्या में देख लेते हैं। रेपो रेट बढ़ने से ऋण महंगा होता है, जिससे लोग कम उधार लेते हैं और निवेश घटता है। देख लेते हैं 39वां प्रश्न। भारत में सीमा शुल्क, जिसे आप कस्टम ड्यूटी कहते हैं, किस पर लगाया जाता है? ऑप्शन ए देश के भीतर बिक्री पर, ऑप्शन बी आयात और निर्यात पर, ऑप्शन सी शेयर बाजार पर, ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र पर। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, आयात और निर्यात पर। व्याख्या में देख लेते हैं। सीमा शुल्क का प्रयोग विदेशों से आयात या निर्यात पर कर लगाने हेतु होता है। देख लेते हैं 40वां प्रश्न। मूल्य वर्धित कर, जिसे आप वेट कहते हैं, किस प्रकार का कर है? आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी सेवा कर, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन डी कारपोरेटर कर। तो इसका जो उत्तर सी सही हो जाता है, अप्रत्यक्ष कर था ये।
व्याख्या में देख लेते हैं। वेट एक अप्रत्यक्ष कर है जो उपभोक्ता से वसूला जाता है और व्यापारी सरकार को जमा करता है। देख लेते हैं 41वां प्रश्न। ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसे आप OMO कहते हैं क्या है, बताना है आपको। ऑप्शन ए मुद्रा छापना, ऑप्शन बी शेयर बाजार संचालन, ऑप्शन सी RBI द्वारा सरकारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री, ऑप्शन डी टैक्स छूट। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। व्याख्या में देख लेते हैं। OMO के तहत RBI सरकारी बॉन्ड खरीदता है या बेचता है ताकि बाजारों में नकदी की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके। देख लेते हैं 42वां प्रश्न। GDP को किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी NSO, सी RBI, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय द्वारा। इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, NSO द्वारा। व्याख्या में देख लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा भारत की GDP के आंकड़े प्रकाशित करता है। 43वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए कारपोरेटर टैक्स, ऑप्शन बी आयकर, ऑप्शन सी GST, ऑप्शन डी सीमा शुल्क। इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, GST। व्याख्या में देख लेते हैं। GST भारत सरकार का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर राजस्व स्रोत बन चुका है। 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। टैक्स टू GDP अनुपात क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए राजकोषीय घाटा, ऑप्शन बी टैक्स चोरी, ऑप्शन सी सरकार की कर संग्रह क्षमता, ऑप्शन डी GDP की वृद्धि दर। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, सरकार की कर संग्रह क्षमता को दर्शाता है। देख लेते हैं व्याख्या में। यह अनुपात बताता है कि किसी देश की GDP के अनुपात में सरकार कितना कर संग्रह करती है। 45वें प्रश्न को देखते हैं। बॉन्ड यील्ड बढ़ने का क्या संकेत है? ऑप्शन ए ब्याज दरें घट रही हैं, बी सरकार की क्रेडिटिंग रेटिंग सुधर रही है, ऑप्शन सी निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है, ऑप्शन डी बाजार में जोखिम की धारणा बढ़ रही है। तो इसका उत्तर डी सही हो जाएगा, बाजार में जोखिम की धारणा बढ़ रही है। व्याख्या में देख लेते हैं। बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब है कि निवेश अधिक जोखिम का मूल्य मांग रहे हैं। देख लेते हैं 46वां प्रश्न। भारत सरकार की मुद्रा योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रोजगार सृजन, ऑप्शन डी डिजिटल बैंकिंग, ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा, रोजगार सृजन से ये संबंधित है। व्याख्या में देख लेते हैं। मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के ऋण दिया जाता है जिससे स्वरोजगार बढ़ सके। चलते हैं 47वें प्रश्न की तरफ। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जिसे GDP में किस श्रेणी में जाता है? ऑप्शन ए निवेश, ऑप्शन बी सरकारी व्यय, ऑप्शन सी घरेलू उपयोग, ऑप्शन डी निर्यात। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, घरेलू उपभोग। उपभोग व्यय कंजप्शन एक्सपेंडिचर GDP के प्रमुख घटकों में से एक होता है। चलते हैं 48वें प्रश्न की तरफ। GST परिषद में अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी RBI गवर्नर, डी नीति आयोग अध्यक्ष। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, वित्त मंत्री। व्याख्या में देख लेते हैं। GST परिषद की अध्यक्षता भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। चलते हैं 49वें प्रश्न की तरफ। निवल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे NNP कहते हैं किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए GDP निवेश से, ऑप्शन बी GDP कर से, ऑप्शन सी GNP मूल्य ह्रास से, ऑप्शन डी GNP प्लस कर से। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, GNP माइनस मूल्य ह्रास से जो पैदा होता है। व्याख्या में देख लेते हैं। NNP बराबर होता है GNP माइनस मूल्य ह्रास। मतलब आप GNP में से मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो आपका NNP प्राप्त हो जाता है। ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट भी रहता है। चलते हैं 50वें प्रश्न की तरफ। भारत में बेरोजगारी बीमा योजना किस योजना के तहत आती है? ऑप्शन ए मनरेगा, ऑप्शन बी कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ऑप्शन डी उज्ज्वला योजना। इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, कर्मचारी राजस्व बीमा योजना जिसे आप ESIC कहते हैं। व्याख्या में देख लेते हैं। ESIC योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को रोजगार छूटने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इस तरीके से आपके 50 प्रश्न हो चुके हैं। हमारे प्रश्न अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो एक बार चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 51वां प्रश्न है। विकासशील अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए उच्च GDP, ऑप्शन बी
उच्च निर्यात, ऑप्शन सी उच्च बेरोजगारी, ऑप्शन डी उच्च विदेशी निवेश। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, उच्च बेरोजगारी। व्याख्या में देख लेते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और गरीबी अधिक होती है, जो उनकी विशेषता है। चलते हैं 52वें प्रश्न की तरफ। मुद्रा अपस्फीति, जिसे आप डिफ्लेशन कहते हैं, क्या है? ऑप्शन ए कीमतों का बढ़ना, ऑप्शन बी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ना, ऑप्शन सी कीमतों का लगातार गिरना, ऑप्शन डी टैक्स बढ़ाना। इसका उत्तर सी सही हो जाता है, कीमतों का लगातार गिरना जो है आपका मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है। देख लेते हैं व्याख्या में, जब लगातार कीमतें गिरती है तो उसे मुद्रा अपस्फीति या डिफ्लेशन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। देख लेते हैं 53वां प्रश्न। MSME का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ऑप्शन बी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ऑप्शन सी माइक्रो सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। लघु सूक्ष्म उद्योग जिसे कहा जाता है उसी के अंतर्गत दिया जाता है। व्याख्या में देख लेते हैं, MSME का अर्थ है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो छोटे उद्योगों को दर्शाता है। चलते हैं 54वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन ए वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन बी सीमा शुल्क, ऑप्शन सी आयकर, ऑप्शन डी उत्पादक शुल्क। तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है, आयकर। व्याख्या में देख लेते हैं, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। चलते हैं 55वें प्रश्न की तरफ। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1980। तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है, 1969। व्याख्या में देख लेते हैं, 1969 में पहली बार 14 बैंकों का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। देख लेते हैं 56वां प्रश्न। नियोजन आयोग, जिसे आप प्लानिंग कमीशन कहते हैं, को किससे बदला गया है? ऑप्शन ए CAG, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी NSO, ऑप्शन डी FCI। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, नीति आयोग। व्याख्या में देख लेते हैं, 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। चलते हैं 57वें प्रश्न की तरफ। स्वर्ण भंडार भारत में किसके पास होता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, RBI द्वारा। व्याख्या में देख लेते हैं, भारत का स्वर्ण भंडार भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है। देख लेते हैं 58वां प्रश्न। ग्रीन GDP क्या है? ऑप्शन ए पर्यावरण को ध्यान में रखकर मापी गई GDP, ऑप्शन बी कृषि आधारित GDP, ऑप्शन सी निर्यात आधारित GDP, ऑप्शन डी हरित ऊर्जा का व्यय। तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा, पर्यावरण को ध्यान में रखकर मापी गई GDP। व्याख्या में देख लेते हैं, ग्रीन GDP पारंपरिक GDP से अलग होती है, जिसमें पर्यावरण हानि को घटाया जाता है। चलते हैं 59वें प्रश्न की तरफ। भारत में कौन सा क्षेत्र GDP में सबसे अधिक योगदान देता है? ऑप्शन ए कृषि, बी सेवा क्षेत्र, सी उद्योग, ऑप्शन डी निर्माण। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, सेवा क्षेत्र। व्याख्या में देख लेते हैं, सेवा क्षेत्र जिसे आप सर्विस सेक्टर कहते हैं, वर्तमान में भारत के GDP में सबसे अधिक योगदान करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। 60वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। रिवर्स रेपो रेट किस स्थिति में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए RBI बैंकों को ऋण देता है, ऑप्शन बी बैंक RBI से ऋण लेते हैं, ऑप्शन सी बैंक RBI के पास धन जमा करते हैं, ऑप्शन डी सरकार ऋण लेती है। इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, बैंक RBI के पास क्या करते हैं? धन जमा करता है। व्याख्या में देख लेते हैं, रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक अपनी अतिरिक्त नकदी RBI में जमा करता है। चलते हैं 61वें प्रश्न की तरफ। भारत में फिस्कल डेफिसिट का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कुल आय में घाटा, ऑप्शन बी कुल खर्च और कुल आय के बीच का अंतर, ऑप्शन सी करों का घाटा, ऑप्शन डी विदेशी निवेश का घाटा। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, कुल खर्च और कुल आय के बीच का क्या होता है? ये अंतर होता है। व्याख्या में देख लेते हैं, फिस्कल डेफिसिट सरकार का कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां बिना उधारी के, इस तरीके का ये फॉर्मूला होता है जो आपको दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हो जाता है। चलते हैं 62वें प्रश्न की तरफ।
डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कारण क्या होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए लागत बढ़ना, ऑप्शन बी मांग का अचानक बढ़ना, ऑप्शन सी पूर्ति को कम होना, ऑप्शन डी कच्चे तेल की कीमत है। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, मांग का अचानक बढ़ना। व्याख्या में देख लेते हैं। जब मांग बहुत अधिक होती है और आपूर्ति स्तर और कीमतें बढ़ती हैं, इसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। चलते हैं 63वें प्रश्न की तरफ। जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत कर संग्रह का वितरण कैसे होता है? ऑप्शन ए केवल केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन बी केवल राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य दोनों, ऑप्शन डी केवल स्थानीय निकाय द्वारा। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, केंद्र और सरकार दोनों जो है मिलकर इसका संग्रह का वितरण करती है। व्याख्या में देख लेते हैं। जीएसटी दोहरे ढांचे ड्यूअल स्ट्रक्चर वाला कर है। केंद्र सरकार को जो कर जाता है जीएसटी को, उसको सीजीएसटी कहा जाता है, और राज्य सरकार जो लेती है उसको एसजीएसटी कहते हैं। मतलब स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी के नाम से इसको शॉर्ट में बोला गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं 64वें प्रश्न की तरफ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे एसडीआई कहते हैं में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑप्शन बी जीडीपी, रोजगार, पर्यावरण, ऑप्शन सी आबादी, गरीबी, सड़क, ऑप्शन डी कृषि, उद्योग, सेवा। तो इसका उत्तर ए सही हो जाता है। इसके अंतर्गत आय, शिक्षा और स्वास्थ्य आते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी, देख लेते हैं व्याख्या। एचडीआई को मापने के लिए 3 संकेतक होते हैं: प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा स्तर और जीवन प्रत्याशा जिसे आप स्वास्थ्य कहते हैं। इसको 3 हेडल को इसमें रखा जाता है। चलते हैं 65वें प्रश्न की तरफ। कैश रिजर्व रेशियो जिसे आप सीआरआर कहते हैं का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए महंगाई घटाना, ऑप्शन बी नकदी नियंत्रण, ऑप्शन सी सरकारी खर्च बढ़ाना, ऑप्शन डी रोजगार बढ़ाना। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, नकदी नियंत्रण को बढ़ाना होता है। व्याख्या में देख लेते हैं। सीआरआर वह राशि है जो बैंकों को आरबीआई के पास नकद में जमा करनी होती है, और ताकि बाजार में नकदी की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके। चलते हैं 66वें प्रश्न की तरफ। स्वैच्छिक बेरोजगारी क्या है? ऑप्शन ए नौकरी न मिलना, ऑप्शन बी जानबूझकर काम न करना, ऑप्शन सी मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन डी तकनीकी बेरोजगारी। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, जानबूझकर काम न करना जो है इसके अंतर्गत आता है। व्याख्या में देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति काम मिलने के बावजूद काम करना नहीं चाहता है तो उसे स्वैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। देख लेते हैं 67वां प्रश्न। लॉरेंज वक्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बेरोजगारी, ऑप्शन बी आर्थिक असमानता, ऑप्शन सी आयात निर्यात, ऑप्शन डी कर नीति। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, ये आर्थिक असमानता को नापता है। देख लेते हैं व्याख्या में। लॉरेंज वक्र आय वितरण की असमानता को ग्राफ द्वारा दर्शाता है। चलते हैं 68वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन ए सीमा शुल्क, ऑप्शन बी उत्पादक शुल्क, ऑप्शन सी आयकर, ऑप्शन डी जीएसटी। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, आयकर। व्याख्या में देख लेते हैं। आयकर प्रत्यक्ष कर है जो व्यक्ति या संस्था की आय पर सीधे लगाया जाता है। देख लेते हैं 69वां प्रश्न। स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति प्लस बेरोजगारी, ऑप्शन बी विकास प्लस महंगाई, ऑप्शन सी मंदी प्लस निर्यात, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही हो जाता है, मुद्रास्फीति प्लस बेरोजगारी। व्याख्या में देख लेते हैं। जब देश में महंगाई भी हो और बेरोजगारी भी हो तो उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में और कई परीक्षाओं में ये पूछा गया। चलते हैं 70वें प्रश्न की तरफ। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबी उन्मूलन था? बताना है आपको। ऑप्शन ए मनरेगा, ऑप्शन बी आरटीई, ऑप्शन सी सवेरा योजना, ऑप्शन डी डिजिटल योजना। तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा, मनरेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। देख लेते हैं 71वां प्रश्न। बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे आप बीओपी कहते हैं क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए बजट घाटा, ऑप्शन बी विदेशी व्यापार का रिकॉर्ड, ऑप्शन सी करों का रिकॉर्ड, ऑप्शन डी मुद्रा की छपाई। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, विदेशी व्यापार का रिकॉर्ड ये रखता है। व्याख्या में देख लेते हैं।
बीओपी किसी देश की आयात निर्यात और विदेशी पूंजी का लेखा जोखा है। देख लेते हैं 72वां प्रश्न। भारत सरकार द्वारा स्थापित नाबार्ड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास, ऑप्शन बी औद्योगिक उत्पादन, ऑप्शन सी निर्यात संवर्धन, ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। ये ग्रामीण विकास से संबंधित होती है। देख लेते हैं व्याख्या में। नाबार्ड ग्रामीण विकास, कृषि और ऋण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्य करता है। देख लेते हैं 73वां प्रश्न। यूनियन बजट भारत में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी योजना आयोग। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। ये वित्त मंत्री द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। व्याख्या में देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री संसद में वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हैं। चलते हैं 74वें प्रश्न की तरफ। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसके लिए निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी बैंक ब्याज, ऑप्शन सी कृषि उत्पाद, ऑप्शन डी शेयर। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, कृषि उत्पादक। देख लेते हैं व्याख्या में। एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से कृषि उत्पाद खरीदती है। चलते 75वें प्रश्न की तरफ। फॉर्मल सेक्टर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अनौपचारिक मजदूर, ऑप्शन बी बिना पंजीकरण के कार्य, ऑप्शन सी संगठित और पंजीकृत कार्य क्षेत्र, ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्र। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, संगठित और पंजीकृत कार्य क्षेत्र। व्याख्या में देख लेते हैं। फॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है संगठित कार्य क्षेत्र जहां पंजीकरण, श्रमिक लाभ आदि होते हैं। चलते हैं 76वें प्रश्न की तरफ। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी आरबीआई, सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी वाणिज्य मंत्रालय। इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। व्याख्या में देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है। चलते हैं 77वें प्रश्न की तरफ। राजकोषीय नीति, जिसे आप फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, को कौन नियंत्रित करता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी संसद। तो ये जो है बी इसका सही हो जाता है, वित्त मंत्रालय इसको नियंत्रण का कार्य करती है। व्याख्या में देख लेते हैं। राजकोषीय नीति, कर नीति, व्यय, उधारी भारत सरकार वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। देख लेते हैं 78वां प्रश्न। स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा में सुधार, ऑप्शन बी उद्योग को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन डी बैंकिंग। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, उद्योग को बढ़ावा देना। व्याख्या में देख लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य युवाओं को व्यवसाय आरंभ करने में सहायता देना है। 79वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी आयात। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, कृषि पर। व्याख्या में देख लेते हैं। 1951 में शुरू हुई पहली योजना कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी। प्रश्न देख लेते हैं 80वां। निम्नलिखित में से कौन सकल पूंजी निर्माण का घटक है? ऑप्शन ए उपभोग, ऑप्शन बी निवेश, ऑप्शन सी आयात, ऑप्शन डी जीएसटी। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, निवेश। व्याख्या में देख लेते हैं। सकल पूंजी निर्माण देश के भीतर किए गए निवेश को दर्शाता है। देख लेते हैं 81वां प्रश्न। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या शामिल नहीं होता? ऑप्शन ए सड़कें, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी टेलीकॉम, ऑप्शन डी मोबाइल ऐप। तो इसका उत्तर डी सही हो जाता है, मोबाइल ऐप इसके अंतर्गत नहीं आते। व्याख्या में देख लेते हैं। मोबाइल ऐप तकनीकी सेवा हो सकती हैं, लेकिन यह इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं मानी जाती। देख लेते हैं 82वां प्रश्न। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए उद्योग, बी सेवा, सी कृषि, डी निर्माण। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, कृषि से जो है रोजगार जो है सबसे अधिक भारत में मिलता है। व्याख्या में देख लेते हैं। अभी भी भारत में सबसे अधिक लोग कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं। 83वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत में गरीबी रेखा को किस आधार पर तय किया जाता है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी न्यूनतम उपभोग, ऑप्शन डी आय। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, न्यूनतम उपभोग द्वारा ये जारी की जाती है। व्याख्या में देख लेते हैं। भारत में गरीबी रेखा न्यूनतम कैलोरी और आवश्यक वस्तुओं की खपत के आधार पर तय की जाती है। देख लेते हैं 84वां प्रश्न।
बैंक राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए लाभ कमाना, ऑप्शन बी निजीकरण, ऑप्शन सी समाजवादी लक्ष्य प्राप्त करना, ऑप्शन डी विदेशी निवेश। तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है, समाजवादी लक्ष्य प्राप्त करना था। व्याख्या में देख लेते हैं। बैंक राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य वित्तीय समावेशन और समाजवादी विकास था जो है। देखते हैं 85वां प्रश्न। गैर निष्पादित पर संपत्ति जिसे आप एनपीए कहते हैं क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए लाभ, ऑप्शन बी ब्याज, ऑप्शन सी डूबा हुआ ऋण, ऑप्शन डी कर। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, डूबा हुआ ऋण जो है इसको दर्शाता है। व्याख्या में देख लेते हैं। जब ऋण या ब्याज समय पर वापस ना हो तो बैंक उसे एनपीए घोषित करता है। चलते हैं 86वें प्रश्न की तरफ। भारत में बेरोजगारी की गणना कौन करता है? ऑप्शन ए एनएसओ, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा, एनएसओ द्वारा ये इसकी गणना की जाती है। व्याख्या में देख लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ बेरोजगारी समेत कई सामाजिक आंकड़ों की गणना करता है। चलते हैं 87वां प्रश्न की तरफ। होटल और पर्यटन किस क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी निर्माण। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, सेवा के अंतर्गत ये आते हैं। व्याख्या में देख लेते हैं। होटल और पर्यटन सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। देख लेते हैं 88वां प्रश्न। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2017। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, 2015। व्याख्या में देख लेते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। देख लेते हैं 89वां प्रश्न। डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर जिसे आप डीबीटी कहते हैं का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए खर्च में वृद्धि, ऑप्शन बी मध्यस्थ हटाना, ऑप्शन सी बैंकिंग शुल्क बढ़ाना, ऑप्शन डी विदेशी निवेश। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, मध्यस्थ हटाना। व्याख्या में देख लेते हैं। डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में जाती है जिससे बिचौलिया हटते हैं। देख लेते हैं 90वां प्रश्न। सेबी किसका नियामक निकाय है? ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी बीमा, ऑप्शन सी शेयर बाजार, ऑप्शन डी मुद्रा। इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, शेयर बाजार। व्याख्या में देख लेते हैं। सेबी भारत में पूंजी बाजार शेयर बाजार का नियामक निकाय है। 91वां प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए मौद्रिक नीति बनाना, ऑप्शन बी मुद्रा का निर्गमन, ऑप्शन सी कर एकत्रित करना, ऑप्शन डी बैंकों का विनियमन करना। इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, कर एकत्रित करना। व्याख्या में देख लेते हैं। कर एकत्रित करने का कार्य केंद्र और राज्य सरकारों का होता है, ना कि आरबीआई का। 92वां प्रश्न देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन जिसे आप वैश्वीकरण कहते हैं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए स्थानीय व्यापार को संरक्षण, ऑप्शन बी देशों के बीच आर्थिक एकीकरण, ऑप्शन सी आयात पर प्रतिबंध, ऑप्शन डी मुद्रा नियंत्रण। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, देशों के बीच आर्थिक एकीकरण। व्याख्या में देख लेते हैं। वैश्वीकरण का तात्पर्य है देशों के बीच वस्तु, सेवा और पूंजी और मानव संसाधनों का स्वतंत्र आवागमन। देख लेते हैं 93वां प्रश्न। भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचकांक मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जीडीपी, ऑप्शन बी आईआईपी, ऑप्शन सी सीपीआई, ऑप्शन डी एफडीआई। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, सीपीआई। व्याख्या में देख लेते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई भारत में महंगाई को मापने का मुख्य आधार है। देख लेते हैं 94वां प्रश्न। शिक्षण नीति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सरकारी खर्च, ऑप्शन बी कर नीति, ऑप्शन सी ब्याज दर, ऑप्शन डी उधारी। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, ब्याज दर। व्याख्या में देख लेते हैं। ब्याज दर मौद्रिक नीति आरबीआई के अधीन आती है, ना कि वित्तीय नीति के। देख लेते हैं 95वां प्रश्न। भारत में निजीकरण किस दशक में प्रमुखता से शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1990। तो इसका उत्तर डी सही हो जाता है, 1990। देख लेते हैं व्याख्या में। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी की शुरुआत हुई थी। शुरुआत इसकी 1990 से हो गई थी, लागू 91 में लोग। 96वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसे आप एनएनपी कहते हैं प्राप्त करने के लिए क्या घटाया जाता है? जीएनपी,
माइनस कर, जीएनपी जीडीपी माइनस सब्सिडी, ऑप्शन सी जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ऑप्शन डी एनएनपी माइनस निर्यात। तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है। जीएनपी में से मूल्यह्रास घटा दिया जाता है तो आपका एनएनपी प्राप्त हो जाता है। ये पीछे भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। देख लेते हैं 97वां प्रश्न। भारत में एफडीआई का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए आयात बढ़ाना, ऑप्शन बी घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाना, ऑप्शन सी विदेशी निवेश को आकर्षित करना, ऑप्शन डी केवल रोजगार बढ़ाना। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, विदेशी निवेश को आकर्षित करना। व्याख्या में देख लेते हैं। एफडीआई से विदेशी पूंजी आती है जिससे देश के उद्योग को प्रोत्साहन, तकनीक और रोजगार मिलता है। 98वां प्रश्न देखते हैं। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जिसे आप एमएटी कहते हैं किस पर लगाया जाता है? ऑप्शन ए आम नागरिक, ऑप्शन बी विदेशी कंपनी, ऑप्शन सी लाभ दिखाने वाली कंपनी जो कर नहीं देती, ऑप्शन डी कृषि आएगा। तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है। लाभ दिखाने वाली कंपनियां जो कर नहीं देती हैं उन पर लगता है। व्याख्या में देख लेते हैं। एमएटी उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो अपनी कमाई तो दिखाती हैं लेकिन कर छूट के कारण कोई टैक्स नहीं देती हैं। देख लेते हैं 99वां प्रश्न। सर्विस सेक्टर में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी बीमा, ऑप्शन सी परिवहन, ऑप्शन डी खनन। तो इसका उत्तर डी सही हो जाता है, खनन। व्याख्या में देख लेते हैं। खनन प्राथमिक प्राइमरी क्षेत्र में आता है, सेवा क्षेत्र में नहीं आता। देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न 100वां। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किस पर जोर दिया गया है? ऑप्शन ए आर्थिक सुधार, ऑप्शन डी डिजिटल पेमेंट, ऑप्शन सी ग्रामीण स्वच्छता, ऑप्शन डी बैंकिंग सेवा। इसका उत्तर सी सही हो जाता है, ग्रामीण स्वच्छता। व्याख्या में देख लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य भारत को खुले में शौच से मुक्त करना और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। इस प्रकार हमारे 100 प्रश्न पूर्ण हुए। आपको हमारी सीरीज अच्छी लगी है तो एक बार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथी सदस्यों तक ये सीरीज जरूर भेजें जिससे कि उनको आगामी परीक्षा में जो है लाभ प्राप्त हो सके। पूरी सीरीज के अंतर्गत हमने जो है विगत 200 से 300 परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। आपको देख जो है मालूम भी पड़ गया होगा कि कुछ प्रश्न जो है विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे द्वारा सीरीज आपके लिए लाभ प्रदान के लिए दी गई है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।